हेलो साथियों, कैसे हैं? सुयान एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के इस बैच में आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ से जो है आप देखिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको छोटा सा पार्ट बता चुका हूँ, उसी से हम आगे स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद में इस जो अपना रोटेशन मोशन होगा, इस रोटेशन मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बात करेंगे, ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे भी वही लगेगा, यानी कि जो लीनियर मोशन में हमने सब चीजें पढ़ी वो सारी की सारी चीजें, नए फॉर्मूले जो है वो हम यहाँ देखेंगे। और आप देखेंगे कि उनमें बहुत ज्यादा सिमेट्री होगी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सी चीज किससे रिप्लेस होगी, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। चलिए फटाफट उन जो फॉर्मूले हैं उन पे आ जाते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मतलब जो हमारे इसमें होंगे वो, और इसी के साथ लीनियर वाले हमारे डिवाइड हो जाएंगे। देन उसके बाद में उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एक बीएससी का टॉपिक और बचता है हमारे पास, यानी कि जड़त्वीय नियतांक, है ना। यानी कि मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां से भी एक क्वेश्चन बनता है ना बीएससी वाला, वो एक पोर्शन है, वो हम करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो रोलिंग मोशन पे, और रोलिंग मोशन के बाद में हमारा ये जो रोटेशन वाला जो है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। ये आपको पहले से पता है, वही चीज मैं वापस लिख रहा हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये होता है टॉर्क इक्वल टू, ये हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी, ठीक है। क्या पढ़ा था? टॉर्क इक्वल टू डीजे अपॉन dt, है ना। जैसे इसको डिनोट कर रहा हूँ तो डीजे अपॉन dt हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी कि अगर टॉर्क हमारा कितना हो, जीरो, ये हमने कल देख लिया था। टॉर्क अगर जीरो हो तो इसका मतलब डीजे अपॉन dt भी कितना होगा, जीरो। तो ये क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी अगर हम मान लीजिए मोशन में है और वहां टॉर्क इक्वल टू जीरो है, ठीक है, उस केस में अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं, क्या चेंजेस करते हैं कि हमने क्या किया कि जो पाथ है उसकी रेडियस चेंज कर दी, उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, ठीक है। अब वो करने के ऊपर ध्यान ये रखना कि अगर टॉर्क जीरो है उस केस में उन दोनों का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू किसका होगा, I2 ओमेगा 2 के, ठीक है। कि अगर आप ओमेगा में चेंज करते हैं एक में तो उसके आई में चेंज हो जाएगा अपने आप ही। ओमेगा बढ़ाएंगे तो आई बढ़ जाएगा, और आई बढ़ाएंगे तो ओमेगा कम हो जाएगा ना, एक दूसरे के वाइस वर्सा चलेंगे, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन का हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम वहां क्या करते थे, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 करते थे ना टक्कर के केस में। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो हमने रोटेशन में एकदम से क्या किया, किसी पत्थर से हमने किसी पत्थर को अपने रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं, घुमाते घुमाते रस्सी को हमने आधा आधा कर दिया, आधा कर दिया तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही रस्सी को आधा कर देंगे तो हमने क्या चेंज कर दिया उसका, कोई ना कोई एक चीज चेंज करेंगे, आई चेंज करेंगे, तो ओमेगा अपने आप ही क्या होगा उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम चीज किसका यूज करेंगे, इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे इस कंजर्वेशन लॉ के अंदर, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में इस तरह से होगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरा क्या कर दिया कि मान लीजिए कोई रोटर है वो घूम रहा है ना, कोई रोटर है वो घूम रहा है, मान लीजिए कोई प्लेट है वो घूम रही है किसी वेलोसिटी से। अब आपने क्या किया, उसके एक्सिस से किसी एक डिस्टेंस में कोई पत्थर रख दिया, अब उसका एंगुलर मोमेंटम उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो फाइंड आउट कीजिए। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, यही वाला कंजर्वेशन लॉ जो है अपना एंगुलर मोमेंटम वाला वो लगाना है। क्यों? क्योंकि हम वहां पे टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, वहां कुछ चेंजेस जो कर रहे हैं, मास बढ़ा रहे हैं या एक्सिस ऑफ जो उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन है उसको कम कर रहे हैं। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, टॉर्क नहीं लगा के कर रहे हो, सिंपली उसको चेंजेस कर रहे हो, उस केस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी पे चलते हैं ना। यहाँ से ये मोमेंटम आ गया, तो मोमेंटम के बाद में क्या बनती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ट्रांसलेशन भी हमने देखा था, ठीक है, स्थानांतरण वाली देखी थी। अब कौन सी देख रहे हैं, रोटेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, सिंपल फॉर्मूला मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं वैसे तो, लेकिन फिर भी इसको अगर चेंज करना चाहूं मैं तो किस में चेंज करूंगा कि हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था हाफ एम वी स्क्वायर। क्या देखा था, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशन के अंदर जो है वी और इसमें क्या रिलेशन होता है, वी इक्वल टू होता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाफ ओमेगा, सॉरी एम तो ऑलरेडी है, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कोई ऐसा पार्टिकल है, ये आर डिस्टेंस पे है इससे, है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ओमेगा से, इसकी वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में कितनी है, वी है ना, इस पर से की है ना। तो कुल मिला के क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी इसकी।
ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, आगे मैं देखूँ तो अब देखिए एम आर स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होगी मेरी, ये होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लीजिए मेनी पार्टिकल सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं तो उनके सबके लिए क्या बन जाएगा, आई वन ओमेगा वन, है ना, आई वन ओमेगा वन, उन सबको जोड़ देंगे तो अच्छा ओमेगा वन, क्योंकि ओमेगा क्या रहेगा सबका सेम। अगर मान लीजिए ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, तो सारे के सारे पार्टिकल हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं, सबके लिए ओमेगा क्या रहता है, वेलोसिटी सबकी अलग अलग रहेगी लेकिन ओमेगा सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि रेडियस आपकी क्या होती है, चेंज होती रहती है। उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, इक्वेशन आपको ये वाली इक्वेशन, फाइनली जो इक्वेशन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ये। अब आप इसको और इसको रिलेट करिए। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आप लीनियर से रोटेशन में जाएंगे तो आई किससे रिप्लेस होता है, सॉरी एम किससे रिप्लेस होता है, आई से रिप्लेस होता है। वी किससे रिप्लेस होता है, ओमेगा से। तो हमने वही किया, सिंपली हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये मेरी क्या है, ये ओनली रोटेशनल एनर्जी, कौन सी, ओनली रोटेशनल काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी, है ना, समझ में आ गया। जो रोटेशन की वजह से, घूर्णन की वजह से गतिज ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ा के अच्छा एक फॉर्मूला इसका और बना सकते हैं क्या, कि अगर मान लो इसको मुझे जे की फॉर्म में बदलना है, वहां हम क्या करते हैं, इसको बदलते हुए क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर बाई टू एम। ठीक है, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, जे क्या होता है मेरा, जे होता है आई ओमेगा, पढ़ा था हमने, तो यहाँ रख दीजिए। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, जे अपॉन आई, वो रखिए यहाँ पे। तो जे अपॉन आई रखते ही क्या बन जाएगा, जे स्क्वायर, एक आई से एक आई कैंसिल, नीचे बचेगा टू आई। तो ये क्या बन गया हमारे, फिर से काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, रोटेशन की। देख लीजिए यहाँ क्या लिखना है, पी को किससे रिप्लेस करेंगे, जे से रिप्लेस करेंगे, एम को किससे रिप्लेस करेंगे, आई से करेंगे। इक्वेशन बन गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जे स्क्वायर बाई टू आई हो गया। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी की जे की फॉर्म में, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में इक्वेशन बन गई है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं है, आगे चलते हैं। अब आते हैं वर्क के ऊपर, क्योंकि हमने क्या देख लिया, ये जब चीजें देख ली तो मुझे क्या निकालना, वर्क, क्योंकि वर्क भी तो होगा। वर्क कौन करेगा, वर्क कौन करेगा, वर्क वो करेगा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर मैं देखूँ तो इस तरह से मान लीजिए पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है ना, वी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो तो क्या कर रहा है, क्योंकि आर और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे, तो उस केस में तो क्या होगा, मोशन होगा नहीं। लेकिन ये जो टेंजेंशियल फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए, तो फोर्स क्या होता है, अगर मैं डी डब्ल्यू लिखूँ तो वो हो जाएगा एफ डॉट डी आर हो जाता है। ठीक है, अब डी आर का मतलब क्या है, सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक कि मैं, ये मेरा डी थीटा है, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी है, डी आर है, और ये रेडियस कितनी है इसकी, आर है। ठीक है, तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी आर अपॉन आर। ठीक है, चाप अपॉन त्रिज्या, तो डी आर बराबर क्या हो गया, सॉरी डी आर बराबर क्या हो गया, आर डी थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास एफ आर डी थीटा। ठीक है, अब एफ आर क्या होगा, फोर्स इंटू रेडियस, यानी डिस्टेंस है किसके बराबर होती है, ये होती है टॉर्क के बराबर। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, टॉर्क डी थीटा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसके लिए, अल्फ जो हमारा पास वर्क डन है उसके लिए। ठीक है, स्मॉल वर्क डन के लिए टोटल वर्क डन निकालना, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर इंटीग्रल डी डब्ल्यू। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, थीटा वन से थीटा टू, जो भी हमारी लिमिट होगी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा वन टू थीटा टू। ठीक है, ये मेरी क्या बन जाएगी, वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन रोटेशन के अंदर। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, टोटल जो वर्क डन बनेगा रोटेशन में वो क्या बन गया, ये बन गया टॉर्क की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से बना है, टॉर्क की वजह से ये वर्क डन बना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं आगे और मॉडिफाई कर सकता हूँ, किस में मॉडिफाई कर सकता हूँ, एनर्जी वाली फॉर्म में। ठीक है, तो एनर्जी वाली फॉर्म में मॉडिफाई करूंगा तो यहाँ से देखिए, ये तो लिख लिया ना आपने, इससे आगे मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो एनर्जी वाली फॉर्म में जब मैं इसको मॉडिफाई करूंगा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आपके पास ये देखिए, पहले इसको मॉडिफाई कर लेते हैं ना, ये वाली चीज है टो इंटू डी थीटा। तो टो किसके बराबर होता है, टॉर्क जो बराबर है वो किसके, आई अल्फा के बराबर होता है। किसके होता है, आई अल्फा के। तो यहाँ पे हम रख देते हैं आई अल्फा इंटू डी थीटा। अब अल्फा किसके बराबर होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी के। किसके बराबर होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी के। तो ये हो गया आई, ठीक है, अल्फा के जगह रख देते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी और डी थीटा। फिर ओमेगा किसके बराबर होता है, डी थीटा अपॉन डी टी के। तो टॉर्क बराबर, टॉर्क इंटू डी थीटा किसके बराबर हो गया, आई
ये हो गया दोनों मिला के ओमेगा और डी ओमेगा के, ये किसके बराबर हो गया यहाँ से। तो वहाँ से जो वर्क बनाऊंगा मैं, तो मेरा वर्क डन होगा वो, अब क्या होगा, क्योंकि लिमिट क्या हो गई θ1 से θ2, तो क्या हो जाएगा ω1 टू ω2, लिमिट चेंज होगी क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें ओमेगा की फॉर्म में। तो यहाँ क्या बन जाएगा आई ओमेगा डी ओमेगा। इसको जब मैं आगे सोल्व करूंगा तो इंटीग्रल करूंगा तो आई आ गया मेरे पास कॉमन, ठीक है। इसका इंटीग्रल क्या होगा, ω/2, लिमिट क्या है मेरे पास ω1 टू ω2। तो कुल मिला के W बराबर क्या हो गया, हाफ आई ω2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी स्क्वायर है ना यहाँ, है ना, ये जो अपन करेंगे लिमिट, तो हाफ आई ω1 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हुआ, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसका डिफरेंस, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो चेंजेज है या जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। अब आप लीनियर वाले में रिवाइज करिए, लीनियर वाले में हमने क्या कहा था कि W बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। सेम चीज होगी, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, ठीक है। इसी इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं तो हाफ एम वी टू माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है। तो m किसकी जगह रिप्लेस करेंगे, m को करेंगे i से रिप्लेस, v को किससे करेंगे ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, तो ये इक्वेशन बनी, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना, यहाँ तक समझ में आ गया हम, यानी जो इक्वेशन आपने लीनियर में पढ़ी है वही इक्वेशन यहाँ होगी, बस और बस क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी सिचुएशन चेंज होगी। वहां आपको सोचने में इतनी दिक्कत नहीं आती, यहाँ सोचने में दिक्कत इसलिए आती है कि हम इसके हैबिचुअल नहीं है, ठीक है। तो हैबिचुअल बनना है अपने को, क्योंकि अपन जब वहां तक जाते हैं तो थक जाते हैं, लीनियर वाले को तो पढ़ डालते हैं, सिर्फ इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ के उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें हम, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो आपने लीनियर वाले मोशन में पढ़े हैं, सर्कुलर रोटेशनल मोशन में भी सेम वही चीजें चल रही है, सिर्फ और सिर्फ कौन किससे रिप्लेस होगा बस उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हो गया, कोई समस्या नहीं। तो हमने क्या देख लिया, सबसे पहले मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, J1 बराबर J2, उस वाले फॉर्मूले से यूज करेंगे तो I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। ये किसके लिए बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, ठीक है, वो हो गया। दूसरा क्या है, वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, थीटा की फॉर्म में है तो ये हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क दे रखा है, थीटा दे रखा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर वर्क डन दे रखा किसकी फॉर्म में, ओमेगा की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर लेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन आ गया, ये आ गया, ये सारी चीजें हो गई। ये वर्क, इसको क्या कह सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम वहां था, ये क्या बन गया यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया, ठीक है। वहां पे था काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंस जो होगा वो वर्क के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या बचता है, नेक्स्ट बचता है पावर, क्योंकि देखो रोटेशन में भी तो पावर होगी, रोटेशन करवाने के लिए भी क्या मिलेगी, हमें पावर की जरूरत पड़ती है। तो उस पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर ऑलवेज क्या होती है, W अपॉन dt, यानी कि मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, एवरेज की भी बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, उसकी पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, है ना। तो पावर हमारे पास है वर्क पर यूनिट टाइम, तो P क्या हो गया, पावर की बात अगर मैं करूं तो होता है dW अपॉन dt, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, dW अपॉन dt, ठीक है। अब dW हमारे पास क्या है, तो dW हमारे पास था, अभी देखें यहाँ पे dW क्या है, ये रहा, ठीक है, ये रख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, तो d ओमेगा अपॉन dt, d ओमेगा अपॉन dt क्या हो गया, तो ये हमारा पावर हो गई। कोई समस्या नहीं है, ठीक है, क्यों, अब आप देखिए वहां पावर क्या बनाई थी अपन ने, FV बनाई थी ना। F किससे रिप्लेस होता है रोटेशन में, टॉर्क से, V किससे होता है, ओमेगा से, ये देख लीजिए है वही चीज, ठीक है। तो एक चीज अगर आपको पता है लीनियर वाली, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना दिमाग खुला रखना है और आप सारी की सारी इक्वेशन बना जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पावर भी हो गया, देन उसके बाद में अब मुझे लगता नहीं कि कोई चीज़ आपको बची है जो सिंपली मुझे बतानी चाहिए फॉर्मूलों के बेस में, ठीक है, जो न्यूमेरिकल हम यूज़ करेंगे उसके लिए। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अब आपको इस पे न्यूमेरिक बेस कुछ न्यूमेरिकल कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए दो तीन न्यूमेरिक, एक दो न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे BSc वाला जो टॉपिक है हमारा, है ना, उस पर, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, वो बड़ा अच्छा टॉपिक है। और इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए
ठीक है, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन कहता है कि ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, एक सिलेंडर है हमारे पास सॉलिड, उसका मास कितना, कैपिटल M। ठीक है, मैं ये बना देता हूँ। ये कुछ सिलेंडर इस तरह का है, ये मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है और इसका मास कितना है, कैपिटल M है। देन उसके बाद में रेडियस दे रखी है इसकी कितनी, कैपिटल R दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझते जाइए, मैं डायग्राम बनाते जाता हूँ। ठीक है, A solid cylinder of mass capital M and radius capital R is rotating along its axis with the angular velocity। तो इसके along क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड अगेंस्ट, है ना, एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोलाइड अगेंस्ट द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के अगेंस्ट कोलाइड यानी कि टक्कर करता है, एंड स्टिक इट रिम, यानी कि उसके ऊपर क्या करता है, चिपक जाता है। आफ्टर द इम्पैक्ट कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर जो है हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए कर देते हैं अभी। तो अब देखिए आप पहला केस को, कि ये मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन कैसे हो रहा है, कुछ इस तरह से, यहाँ से एक पार्टिकल आके क्या करता है, यहाँ पे स्ट्राइक करके इस पे चिपक जाता है। वेलोसिटी कितनी है, उसी डायरेक्शन में है ना, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है इसकी, v वेलोसिटी है। समझ रहे हो मेरे बात को, यानी कि ये सिलेंडर क्या कर रहा था ऐसे, ये इसको मानिए ये ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। एक m मास आता है, वो क्या करता है, इसे टकराता है, टकरा के इसके चिपक जाता है, तो चिपक जाता है इसका मतलब क्या करेगा, इसका v वेलोसिटी से आया, v वेलोसिटी आके चिपक गया, चिपक के क्या करेगा, इसको ऐसे रोटेट करवाता रहेगा, तो इसका मतलब रोटेशन क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा स्पीड से। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या देखना है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और देन उसके बाद में फिर से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। क्योंकि देखो बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, समझ में आ रही है, बाहर से जब कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिसके अंदर पहले से कोई रोटेट कर रहा है, उसका कुछ कम रेडियस कम कर दी, ठीक है, या उसमें कुछ और पार्टिकल चिपका दिया या कुछ और हो गया, तो जब आप हमेशा दिमाग खुला रखिए कि उसमें क्या लगेगा, उसमें हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगेगा, जब तक कि टॉर्क की बात नहीं की गई हो। ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा इसमें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहता है, J1 बराबर किसके होगा, J2 के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, चिपकने से पहले कितना था, तो चिपकने से पहले अगर मैं बात करूं तो चिपकने से पहले क्या होगा, चिपकने से पहले सिलेंडर का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, पहले क्या होगा, सिलेंडर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, AM लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिलेंडर एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कर देते हैं। ठीक है, ये कोलिजन हो रहा है उसके बिफोर कितना, तो कितना था, सीधा सीधा इसका मान लीजिए आई क्या है, एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और ओमेगा क्या है इसका, वो एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो आई ओमेगा हो गया इसका। ठीक है, दूसरा बिफोर कोलिजन किसका, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास, AM ऑफ मास, मास का कितना होगा, तो मास का कितना है एंगुलर मोमेंटम, तो M है ना, V इंटू R। क्यों, क्योंकि देखिए ये V वेलोसिटी से आ रहा है ना, अब इसको समझना एक चीज को, है ना, ये क्या कर रहा है, V वेलोसिटी से आ रहा है, V वेलोसिटी से आके जस्ट इस पर टक्कर कर रहा है, उससे पहले कहाँ है, इसके रेडियस के आसपास है। तो कौन सी एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस तो ये है, तो रोटेशन एक्सिस से कितना दूर है, रोटेशन एक्सिस से जितनी इसकी त्रिज्या है, जितनी इसकी जो रेडियस है उसके बराबर दूर है। ठीक है, और इसका मोमेंटम कितना है, लीनियर वाला MV है, तो क्या हो जाएगा, MVR हो जाएगा। ये चीज आपको पता चल गई। चलिए नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिलेंडर
ठीक है। आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, तो अब क्या होगा, क्योंकि इसके लगने की वजह से अब इसकी ओमेगा में क्या होगा, चेंजेस होगा, तो ओमेगा में चेंजेस होगा तो वो कितना हो जाएगा, आई ओमेगा डेस हो गया, कितना हो गया, आई ओमेगा डेस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास, अब वो मास का कितना हो गया, तो देखिए यहाँ से यहाँ मास चिपका हुआ इसके साथ रोटेट करा, तो आप इसको समझिए एक चीज, यानी कि आर रेडियस के ऊपर कोई मास है एम, वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, जब मास रोटेट कर रहा है तो इसका कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा डेस, है ना, तो वो कितना हो गया, एम आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब क्या है इसकी, अब वी वेलोसिटी नहीं रही है, पहले वी वेलोसिटी थी, अब वी नहीं है, अब क्या वेलोसिटी चेंज हो गई है, और वो कितना हो गया उसकी एंगल, क्योंकि वहां चिपक गया, तो जितने सिलेंडर जिस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है उतनी एंगुलर वेलोसिटी कौन मूव कर रहा है, ये मास मूव कर रहा है ना, ये चीज दिमाग में रखना। तो क्या हो गया आई, तो क्या हो गया इसका एम आर स्क्वायर। ठीक है, और देन उसके बाद में क्या आएगा ये, तो कुल मिला के क्या हो गया, ये हमारा J1 है टोटल मिला के, ये हमारा J2 है, यानी कि इन दोनों को मिला के क्या बना J1, इन दोनों को मिला के क्या बना J2। तो लिख दीजिए, तो क्या बनेगा आई ओमेगा प्लस एम वी आर इक्वल टू, ठीक है, कंजर्वेशन लो लगाते हैं, आई ओमेगा डेस प्लस, ठीक है, अब ये किसका, ये आई दूसरा है ना, ये आई डेस आई एम कर दीजिए, कौन सा, इसके लिए, ये आई किसके लिए था, सिलेंडर के लिए, तो आई ओमेगा डेस और ये कितना आ जाएगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा डेस। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, ओमेगा डेस फाइंड आउट करना, जो चेंज हुआ, ओमेगा डेस बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस एम वी आर डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आएगा इक्वेशन जो है इसकी, मैं फाइंड आउट जो मैंने करना चाहता हूं वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई प्लस एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को, ठीक है, ये तो फॉर्मूले की फॉर्म में निकालना था, इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका क्या दे देते हैं, मास दे देते हैं, यहाँ ओमेगा की वैल्यू दे देते हैं, यहाँ वी की वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं और इससे आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी आपको समस्या नहीं होगी क्वेश्चन में। ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन करना नया हो, तो आपको घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्या ध्यान रखना है कि आपको पहले तो सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। सिचुएशन क्या थी, एक सिलेंडर था जो क्या कर रहा है, एम तो उसका मास है और आर इसकी रेडियस है, और इसके एक एक्सिस थी, है ना, उस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, किससे, ओमेगा वेलोसिटी से और एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। एक मास था छोटा सा, उसका मास कितना है, स्मॉल एम है, और वो क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से आके और इसकी क्या करता है, रिम के ऊपर चिपक जाता है। जैसे ही रिम के ऊपर चिपकता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम, सॉरी इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी क्या चेंज होगा इसका, क्योंकि मास और ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका चेंज हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, ओमेगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा क्या हुआ, इसका चेंज हुआ। अब ओमेगा चेंज होगा क्योंकि टॉर्क नहीं है यहाँ पे कहीं, तो टॉर्क नहीं है, इसका मतलब J1 बराबर किसके आना चाहिए, J2 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, J1 किसके बराबर आना चाहिए, J2 के बराबर आना चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में जो है आपको एंगुलर मोमेंटम कितना है वो निकालना है। टक्कर से पहले का मतलब, टक्कर से पहले का मतलब है कि ये जो रोटेट हो रहा था, तो इसका मान लीजिए आई क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और ओमेगा क्या हो गया इसका, इसके लिए ओमेगा हो गया, इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी, तो आई ओमेगा हो गया। ठीक है, मास क्या कर रहा है, मास जब इस तरह से चल रहा है ना, ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो मास इस तरह से आ रहा है वी वेलोसिटी से, तो जैसे ही यहाँ पहुंचेगा इसके जस्ट पास टक्कर होने से पहले, तो कहाँ पे है उसकी, उसके इस सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस के ऊपर उसकी डिस्टेंस कितनी होगी रोटेशन एक्सिस से, रोटेशन एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, आर हो गई, तो इसका मोमेंटम कितना हुआ, मोमेंटम हुआ mv, और एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ mv इंटू आर, तो mv इंटू आर हो गया जस्ट इसके टक्कर से पहले। टक्कर होने के बाद क्या हुआ, वो इसके चिपक गया, चिपक के इसके साथ मोशन कर रहा है। अब चिपकने के बाद क्योंकि टॉर्क नहीं है तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, चेंज क्या होगा, ओमेगा डेस मान लिया, तो ओमेगा डेस मानते ही सिलेंडर का कितना आएगा, आई ओमेगा डेस। ठीक है, इसका कितना आएगा, क्योंकि अब ये सिचुएशन ये वाली बन गई है, अब वो वाली सिचुएशन नहीं है वी वेलोसिटी, अब इसकी वेलोसिटी भी नहीं है, अब जो भी है मुझे पता नहीं, लेकिन क्या है ये, मुझे ये पता है कि ओमेगा डेस से अब इसके साथ मूव करेगा, तो ओमेगा डेस से मूव करेगा तो इसका मुझे क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है किसी पार्टिकल का जब वो उसमें चलता है, तो m इंटू आर स्क्वायर, तो m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आई हो गया इसके लिए, जिसको मैंने आई एम का, आई एम मतलब स्मॉल मास के लिए। ठीक है, देन उसके बाद में इसको क्या कर दिया, आगे सोल्व कर दिया, सोल्व करने पर आपको इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या है क्या, चलिए
तो एक मैं क्वेश्चन इसी तरह का एक और ले लेता हूँ ताकि आपके और क्लियर हो जाए चीज। छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ एक, देन उसके बाद फिर हम उस पर चलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कहता है, समझना इसको भी अच्छे से। ये क्वेश्चन है कि ए पॉइंट मास इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए कॉर्ड हुज अदर एंड पासेस थ्रू ए वर्टिकल होल ट्यूब, है ना, होलो ट्यूब है, उसमें से क्या कर रहा है, मान लीजिए कि ये एक डायग्राम बनाने से ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको कि ये ट्यूब है, ठीक है, और ये एक मास है जो क्या कर रहा है, ये रस्सी से बंधा हुआ है और रस्सी क्या हो रही है, इसमें से निकल रही है, ठीक है, इस तरह से निकल रही है, और ये क्या कर रहा है, एक रोटेशन मोशन कर रहा है इस तरह से। डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समस्या नहीं हो, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये आर रेडियस होगी सपोज करिए, ठीक है। मास कितना है इसका, एम है, ठीक है। ये कोई है इसके ऊपर इस तरह से रोटेट कर रहा है किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन वेलोसिटी की थोड़ा इसको हर जगह की डायरेक्शन में बना देते हैं हम, ये लीजिए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए पॉइंट मास इज टाइड टू ए वन एंड ऑफ ए रॉड हुज अदर एंड पासेस थ्रू ए वर्टिकल होलो ट्यूब, ठीक है, कॉट इन ए वन हैंड, यानी कि एक हाथ से पकड़ी गई है, ठीक है। द पॉइंट मास इज बीइंग रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रेडियस 2 मीटर, यानी कि ये क्या कर रहा है, इस रेडियस इक्वल टू r1 मान लेते हैं, 2 मीटर की रेडियस में क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ठीक है, प्लेन के ऊपर। तो ये रोटेशन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें करने दीजिए भाई। उसके बाद में स्पीड कितनी दे रखी है, v जो दे रखी है हमें, वो दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है। कितनी दे रखी है, 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है। देन उसके बाद में ये कहा गया है द कॉर्ड इज देन पुल्ड डाउन। अब क्या करते हैं, रस्सी को नीचे खींचते हैं, तो जैसे ही इसको नीचे खींचेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से नीचे आएगी तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। पुल डाउन सो दैट द रेडियस ऑफ सर्कल इज रिड्यूस टू। अब क्या हो गया, ये रेडियस अगर मैं यहाँ मानूं तो कितनी बच गई, ये मास यहाँ पहुंच गया और इसकी रेडियस कितनी हो गई, r2 1 मीटर दे दी, इसके अंदर कितनी दी है साहब, 1 मीटर इन्होंने रिड्यूस कर दी, ठीक है। कंप्यूट द न्यू लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नहीं सॉरी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेज, ठीक है। दोनों चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है। चलिए भाई साहब कर देते हैं। तो अब इस केस में क्या होना चाहिए, क्योंकि देखो ये आपने इसको नीचे की ओर खींचा है, इसकी रेडियस कम हो गई, आपने कोई यहाँ फोर्स नहीं लगाया है ना, यहाँ फोर्स लगाते तो क्या होता है, वो टॉर्क बनता है, लेकिन टॉर्क यहाँ पे कितना है, चेंज इन टॉर्क कितना है, या टॉर्क बराबर कितना है, 0 है। जब आप यहाँ से यहाँ लाते हैं तो टॉर्क कितना हुआ, 0 हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कंसेप्ट क्या है, आई ओमेगा 1 बराबर किसके होगा, I2 ओमेगा 2 के, ठीक है। I1 ओमेगा 1 किसके बराबर होगा, I2 ओमेगा 2 के। तो पहली कंडीशन के लिए देखिए, तो पहली कंडीशन के लिए अगर मैं लिखूं तो I1, ठीक है, बराबर I1 कितना हो जाएगा पहली कंडीशन के लिए, तो पहली कंडीशन के लिए क्योंकि मास है तो मास के लिए कितना होता है, mr स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, mr1 स्क्वायर ओमेगा 1 बराबर mr2 स्क्वायर ओमेगा 2, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो ओमेगा 2 बराबर कितना हो गया, अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो पहले, क्योंकि अब देखो मुझे क्या गिवन है, अच्छा v गिवन है, तो पहले v में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मुझे क्या गिवन है, v गिवन है, ये v1 है, v1 मतलब कि जो पहला वाला केस है उसके लिए, ठीक है। v1 मुझे गिवन है तो v1 निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से इस इक्वेशन को चेंज करूंगा तो r1 ओमेगा 1 ये किसके बराबर होगा, v1 के, और r2 ओमेगा 2 किसके बराबर होगा, v2 के, ठीक है। तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, v1 r1 बराबर v2 r2, ठीक है। तो v2 इक्वल टू, ठीक है, v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 इक्वल टू हो जाएगा v1 r1 अपॉन r2, ठीक है। v1 कितना है 4, r1 कितना है, r1 कितना है 2, r2 कितना है 1, तो कितना हो गया 8, ठीक है। तो क्या आ गया 8 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब पूछा है ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना होगा, तो ओमेगा 1 कितना हो जाएगा r1, चला ओमेगा 1 कितना हो जाएगा v1 अपॉन r1, कितना हो जाएगा v1 अपॉन r1, तो कितना हुआ 4 अपॉन 2, तो कितना आया 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब ओमेगा 2 निकालना है, तो ओमेगा 2 कैसे निकाल लोगे, इसी इक्वेशन से निकाल लो, v2 अपॉन r2 कर लीजिए, है ना। तो v2 कितना है 8, r2 कितना है 1, तो कितना आ गया कुल मिला के 8 रेडियन पर सेकेंड आ गया,
हो गया। एक चीज हमने किससे लगाया, इस वाले इक्वेशन से सोल्व किया। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे v नहीं देके ओमेगा देते, तो ओमेगा देते तो मुझे ये चीज करने की जरूरत नहीं होती, ये यहीं पे सॉल्यूशन हो जाता। ओमेगा देते तो यहीं से सॉल्यूशन कर लेता। अब मैं v दिया तो हमने किससे सॉल्यूशन किया, इससे किया। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आपका ओमेगा 1 निकल गया, आप इस इक्वेशन में वैल्यू रख के निकालिए तो भी आपको कितना मिलेगा, ओमेगा 2 यही मिल जाएगा। तीसरा सवाल पूछा है काइनेटिक एनर्जी में चेंज वाला, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन फाइनल पूछा है, फाइनल अपॉन इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी जो इन्होंने पूछी है वो पूछी है फाइनल अपॉन इनिशियल, है ना। तो क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो कितनी हो जाएगी, हाफ एम v1 v2 स्क्वायर अपॉन हाफ एम v1 स्क्वायर। ये से कैंसिल आउट, आपसे आप कैंसिल आउट, क्योंकि किसमें पूछा है, रेशियो की फॉर्म में पूछा है, ठीक है। रेशियो की फॉर्म में पूछा है तो v1 स्क्वायर, अच्छा आप ओमेगा की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा की फॉर्म में निकालेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, लेकिन उस केस में आई अलग अलग होगा। क्या ध्यान रखना है, जब ओमेगा की फॉर्म में निकालेंगे, चलो मैं दोनों ही कर देता हूँ अभी, पहले इससे निकाल लेते हैं। इससे कितना बन जाएगा, v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर। तो v2 का है ये रहा मेरा v2, है ना, कितना आया 8, ठीक है। तो 8 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो कितना आएगा और 16, तो कुल मिला के कितना बन जाएगा, ये अगर मैं देखूं 4, कितना आया 4 आया, है ना। चलिए अब मुझे किससे निकालना है, यही क्वेश्चन अगर मैं इससे करता, I1 ओमेगा सॉरी I2 है ना, फाइनल तो 2 है ना, तो I2 ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जैसे m कैंसिल आउट होगा, वहाँ कैंसिल आउट नहीं होगा, हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन I1 I2 दोनों अलग अलग होंगे। I2 कितना होगा, I2 का मतलब है ये यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ कितना होगा m r स्क्वायर, ठीक है। तो m r स्क्वायर कितना हो जाएगा, m का तो m रहेगा, r कितना है 1 का स्क्वायर, ओमेगा 2 कितना है, ओमेगा 2 ये रहा, सॉरी हाँ ओमेगा 2 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट में क्या हो रहा है, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। I1 कहाँ है, I1 ये इसे निकाल लेंगे, तो I1 कितना हो जाएगा m, और ये कितनी है डिस्टेंस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा कितना है, देखिए ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा 1 है 2, तो कितना हुआ 2 का स्क्वायर। तो कुल मिला के m से m फिर कैंसिल आउट, वो कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 4 × 4 आ गया। दोनों ही केस से निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दिमाग में क्या रखना है कि आप किसी भी इक्वेशन से निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप कंसेप्ट सही लगा रहे कि नहीं लगा रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो m से m कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ I से I कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि I चेंज हो रहा है, मास इसका चेंज नहीं हो रहा रस्सी खींचने पे आप, लेकिन रस्सी खींचने पे इसका क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वो रेडियस पे डिपेंड करता है। तो वो चीज अपने को दिमाग में रखनी है। तो आगे समझ में, सारी चीजें निकाल ली अपन ने इसी तरह से, ठीक है। चलिए अब ये मैं समाप्त करता हूँ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन आप ढेरों कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप कंसेप्ट दिमाग में क्या रखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम है, अगर टॉर्क चेंज नहीं हुआ है या टॉर्क नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आ जाता हूँ इस वाले क्वेश्चन इस पे कि जड़त्वीय इनर्शियल कोफिशिएंट यानी कि जड़त्वीय नियतांक क्या होते हैं, ठीक है। अपना जो बीएससी का टॉपिक है ये वाला किसका है, बीएससी का। अभी तक जो पढ़े वो भी बीएससी के कोर्स में है, लेकिन ये स्पेशली बीएससी में ही आपको मिलेगा, 11th-12th में नहीं मिलेगा। क्या है, इनर्शियल कोफिशिएंट, इनर्शियल कोफिशिएंट जिसे हम कहते हैं जड़त्वीय नियतांक। क्या कहते हैं, जड़त्वीय नियतांक, ठीक है। अब ये जड़त्वीय नियतांक होता क्या है, तो आप ये समझिए कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जड़त्व आघूर्ण होता है ना, जो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। तो टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, देखो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि जैसे आपके पास ये 3 डायमेंशन है, सपोज कर लीजिए z, x एंड y, तो आप क्या करते हैं, वेक्टर का मतलब है कि अगर आप किसी भी वेक्टर में x डायरेक्शन में चेंजेस करेंगे तो सिर्फ x में ही होगा, y और z उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे r है, तो r क्या लिखते हैं, 2i कैप प्लस 3j माइनस 2k, है ना, ये लिखा। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि मैंने क्या किया, x के अंदर इसको बढ़ा दिया, कितना, एक और बढ़ा दिया, है ना। जैसे एक बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 3i कैप आ जाएगा, बस यहाँ क्या रहेगा
3j और 2k। आई जे पे कोई फर्क पड़ा, जे के पे कोई फर्क पड़ा क्या? जब आप एक डायरेक्शन में कोई चेंजेस करते हैं किसी भी क्वांटिटी में, तो दूसरी क्वांटिटी में अगर चेंजेस नहीं होता है, इसका मतलब वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर का मतलब क्या है? उसमें डायरेक्शन से अपने कोई मतलब ही नहीं होता, उसमें तो किसी किधर भी चेंज करो हमेशा चेंज होगा। तीसरी क्वांटिटी कौन सी? टेंसर। टेंसर का मतलब ये होता है कि आपने चेंज तो आई एक्स में किया है, लेकिन उसके साथ साथ वाई जेड भी क्या होंगे? चेंज होंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, टेंसर का मतलब क्या है? एक तरह का वेक्टर है, लेकिन वेक्टर के साथ साथ क्या है कि आप अगर एक डायरेक्शन में चेंजेस करते हैं तो उसके साथ दोनों डायरेक्शन भी क्या होंगे? उसमें भी कुछ ना कुछ उस क्वांटिटी में चेंजेस होगा, यानी कि वो तीनों जो है डायरेक्शन उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब मान लीजिए मेरे पास एक कुछ सिस्टम है ना, जड़त्वीय ये किसके लिए निकलेंगे? ये मेनी पार्टिकल जो सिस्टम होगा उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेनी पार्टिकल सिस्टम। मेनी पार्टिकल सिस्टम, जो मेनी पार्टिकल सिस्टम है उसके बारे में। मेनी पार्टिकल सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे आपकी हर एक रिजिड बॉडी हो किससे बनी होती है? बहुत सारे परमाणु जो होते हैं, एटम्स होते हैं, उनसे मिलकर बनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे परमाणु है। दूसरा कि मान लीजिए आपको सिचुएशन, जैसे मैंने आपको कल अभी एक एग्जांपल पिछले वाले वीडियो में कराया था, वो गोले लिए थे, उनको हमने सेट किया था, देन उसके बाद में हमने उसको क्या निकाला था? जड़त्व आघूर्ण निकाला था। ठीक है, ऐसी सिचुएशन, तो उनके लिए क्या होता है? ये जो है हमारे पास जड़त्व नियतांक हमें निकालने होते हैं, और ये क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जो जे होता है मेरा, अगर मैं टोटल जे किसी सिस्टम के लिए लिखूं, मान लीजिए कोई ऐसा कोई सिस्टम है आर्बिट्रेरी कोई शेप का, ये बहुत सारे इसमें पार्टिकल है, और ये क्या कर रहा है? इससे ओमेगा वेलोसिटी से रोटेशन हो रहे हैं इसके। ठीक है, तो जे होगा वो क्या होगा? वो होगा समीशन आई एम आई। ठीक है, और यह क्या करते हैं अपन? वी आई क्रॉस आर आई, है ना, आर आई क्रॉस वी आई, सॉरी उल्टा लिख दिया। क्या लिखते हैं? आर आई क्रॉस वी आई, ये लिखते हैं भाई। आर क्रॉस एम भी लिखते हैं, तो आर पार्टिकल कितने एन, मतलब एन पार्टिकल या इनफाइनाइट पार्टिकल जितने भी होंगे उनका हम क्या करेंगे? सबका समीशन कर देंगे, तो वो क्या दे देगा? उस टोटल जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम का टोटल क्या दे देगा? एंगुलर मोमेंटम दे देगा। अब जब आप इसको आगे सोल्व करते हैं, क्योंकि मैं देखो डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा आपको, जब आप इसको आगे सोल्व करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं कि जब आप इसके अंदर क्या करते हैं? वी की जो है वो वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा के फॉर्म में। ठीक है, तो वी आई क्या हो जाएगा? वी आई हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, है ना, तो ओमेगा आई क्रॉस आर आई हो जाएगा। इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे, पुट करके जब आप ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फाइनली जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू क्या मिल जाएगी? इसकी जो फाइनली वैल्यू जो मिलेगी वो मेरे पास मिलेगी जे की कुछ इस तरह से, है ना, समीशन आई एम आई। ठीक है, ये वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी हाँ ये वाली कि ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देन उसके बाद में माइनस आर आई डॉट ओमेगा। ठीक है, ये आपको फाइनल क्या मिलेगी? इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये ओमेगा क्या रहेगा? इसमें आई लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओमेगा जब ये घूमेगा तो इसका मतलब प्रत्येक पार्टिकल जो है इसका जो होगा बॉडी का, उसका हर ओमेगा सेम रहेगा। वी सबका अलग रहेगा, आर सबका अलग रहेगा, लेकिन ओमेगा क्या रहेगा? सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिलेगी? फाइनल इक्वेशन मुझे मिलेगी जब मैं इसको सोल्व करूंगा यहाँ रख के। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ओमेगा आर आई स्क्वायर माइनस आर डॉट, है ना, आर आई डॉट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होगा इनके बीच में, और ओमेगा। ये मेरे पास क्या मिलेगी? फाइनल इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूं किसकी? आई जे और के की फॉर्म में, ये मेरे पास क्या है? ये जो है वो किसमें है? इसमें एक्स कंपोनेंट भी है जे का, वाई कंपोनेंट भी है, और कौन सा कंपोनेंट है? जे कंपोनेंट भी है। तो जब मैं इसको लिखना चाहूंगा तो टोटल मिला के पास मेरी जो इक्वेशन बनती है ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आपके पास बनेंगी। ठीक है, क्या इक्वेशन बनेंगी कि अगर मैं जे एक्स की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो जे एक्स क्या बन जाएगा? एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, साथ में ओमेगा एक्स पूरे के साथ, फिर आएगा प्लस के अंदर माइनस समीशन आई एम आई एक्स आई वाई आई। ठीक है, ओमेगा वाई क्या बनेगा? ओमेगा वाई, प्लस के अंदर फिर से माइनस समीशन आई एम आई एक्स आई जेड आई और ओमेगा जेड। ठीक है, क्योंकि इसके भी क्या होंगे? तीन कंपोनेंट होंगे। कौन से? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। इसके भी कितने होंगे? जे एक्स जे वाई जे जेड। आर के भी कौन से होंगे? एक्स आई वाई आई और जेड आई। जब इन कंपोनेंट को रखो आप इक्वेशन सोल्व करोगे तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा? कुछ इस तरह का कंपोनेंट इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसको अगर मैं, है ना, आई एक्स एक्स कह देता हूँ,
क्योंकि ये क्या है एम आर स्क्वायर, कुल मिला के इसकी डायमेंशन निकालोगे तो क्या बन रही है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या है आई एक्स एक्स, इसे हम क्या कहेंगे आई एक्स वाई, क्योंकि यहाँ क्या है ये कितना हो जाएगा आई एक्स जेड। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, जे एक्स बराबर बनेगी आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब आप कहोगे कि सर ने क्या पढ़ा दिया यार, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अब एकदम से ये कुछ रटने वाली चीज आ गई। नहीं, ये रटने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। ठीक है, अभी तक जो भी मैंने किया है वो अगर आपके पल्ले नहीं पड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पल्ले नहीं पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको जब सॉल्यूशन करना ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जब बीए से आप पढ़ के आए तो वो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि इसके टेंशन निकालिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप निकाल देते हो, खत्म कर देते हो वहाँ पे। हमें जो जानना वो क्या है, हमें सिर्फ ये जानना है कि जो हमारा जे है वो किस पे निर्भर कर रहा है, वो कुछ इस तरह से टेंशन क्वांटिटी पे निर्भर कर रहा है। तो हमारे पास 3 टेंशन आते हैं। ठीक है, अगर मैं जे एक्स लिखता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, ये आप समझ लीजिए एक्स एक्स ओमेगा एक्स, ठीक है, एक्स वाई ओमेगा वाई, ठीक है, एक्स जेड ओमेगा जेड। इसी तरह से क्या बनेगा, वाई कंपोनेंट बनाऊंगा तो ये बनेगा एक्स वाई ओमेगा एक्स, वाई वाई ओमेगा वाई और वाई जेड ओमेगा जेड। जेड के लिए बनाऊंगा तो आई एक्स जेड ओमेगा एक्स आई, इसको एक्स जेड या जेड एक्स कह दीजिए, एक ही बात है ना। इसको भी क्या कर दीजिए, पहले वाई और फिर एक्स कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अभी आप देखेंगे क्यों नहीं पड़ता, उसका रीजन है। तो ये क्या बन जाएगा जेड वाई ओमेगा वाई और प्लस जेड जेड ओमेगा जेड। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास जैसे ये इक्वेशन बनी ना इस वाली, वैसे ये सारी इक्वेशन बनेगी। जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ तो ये इस तरह से लिखा जाता है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कि यहाँ आता है आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड और जेड। देन उसके बाद इस तरफ अगर लिखते हैं तो ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। ठीक है, ये जो है इसी इन इक्वेशन को मैं इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं और आपको कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है 3×3 की, ठीक है, कितने की 3×3 की जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये है आपके इनर्शियल कोफिशिएंट। इसे हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास आई एक्स एक्स आई एक्स वाई करके 9 कंपोनेंट है इन्हें क्या बोलते हैं, इनर्शियल कंपोनेंट बोलते हैं, इनर्शियल कोफिशिएंट यानी कि जड़त्वीय नियतांक बोलते हैं। और क्वेश्चन में आपको यही निकालना होता है और अब ये निकालने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए याद रखने का तरीका क्या होगा और ये जो टेंसर क्वांटिटी है इसको हम कैसे निकालेंगे उसकी मैं बात करता हूँ। अभी तक तो सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन था, अब मैं इस पे आ जाता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है उसका बड़ा सिंपल सा है कि जब भी ये सिमिलर वाला केस आता है आई एक्स एक्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप कर दीजिए समीशन एम आई। ठीक है, समीशन एम आई, और यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ हम कर देंगे जो हमारा आर आई है ना, आर आई स्क्वायर। आर आई का मतलब क्या है, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम आई बराबर आर आई स्क्वायर में से क्या करिए एक्स आई स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, यानी कि दोनों एक्स एक्स है तो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अगला दोनों वाई वाई है तो क्या करेंगे समीशन आई एम आई। ठीक है, आर आई फिक्स है, अब क्योंकि वाई है तो क्या हो जाएगा वाई आई स्क्वायर। ठीक है, चलिए जेड जेड है तो क्या हो जाएगा एम आई आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है कि देखिए यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बना एम आई, तो बचा क्या वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। ठीक है, अगला समीशन यहाँ क्या बच जाएगा, जो है उसको छोड़ दीजिए बाकी लिख दीजिए, क्या बन जाएगा वाई वाला है तो एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। ठीक है, एक्स आई प्लस जेड आई स्क्वायर। तीसरे में क्या बन जाएगा, क्योंकि जेड वाला लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। है सिमेट्रिक, याद करने का तरीका, जिसका निकाल रहे एक्स एक्स है तो इसका मतलब जब सिमिलर है दोनों एक्स एक्स तो क्या करिए एम
जो हमारे पास x कंपोनेंट है, यानी कि x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी लिख दीजिए, तो लिख दिया हमने। अब ये है क्या, ये है कि जितने पार्टिकल आपके हैं उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये x y z क्या है, ये कोऑर्डिनेट है जिन पार्टिकल्स के, है ना। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा, अभी तो आप फॉर्मूला दिमाग में रखिए कि x की बात करेंगे तो mi लीजिए और क्या ले लीजिए, y और z कंपोनेंट ले लीजिए। y करेंगे तो y का मतलब y स्क्वायर को छोड़ दीजिए बाकी ले लीजिए, z का मतलब z स्क्वायर को छोड़ दीजिए बाकी ले लीजिए। ये हमारे पास क्या होंगे, इन तीनों को निकालने के तरीके, इनके फॉर्मूले होंगे। ठीक है, अब आते हैं किस पे, कि जो हमारा i x y होगा वही i y x के बराबर होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, सिमिलर, माइनस लगा दीजिए, mi लगा दीजिए, जो दोनों है उसको लिख दीजिए xi इंटू वाई आई। ठीक है, अगला y z, ठीक है, i z y का क्या होगा, बराबर क्या होगा, माइनस समीशन mi, दोनों क्या है, एक तो y है और एक z है, दोनों को लिख दीजिए। ठीक है, अगला क्या बचा, एक्स जेड किसके बराबर होगा, जेड एक्स के बराबर होगा, क्या हो जाएगा, समीशन एम आई, दोनों क्या है, एक्स आई और जेड आई। बस ये हमारे कॉम्पोनेंट हो गए। तो निकालने के देखो, ये इसके बराबर होगा, क्या होगा, एक्स वाई है ना, तो क्या करेंगे, माइनस एम आई समीशन एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये रहे, हाँ एक्स जेड वाले ये रहे, तो क्या होगा, एक्स और जेड आ रहा है, तो समीशन एम आई एक्स और एक्स आई और जेड आई हो गया। ठीक है, बच्चे कौन से, ये और ये, वाई जेड और जेड वाई दोनों बराबर होंगे, माइनस में क्या लगा देंगे, एम आई वाई जेड, बस ये हो गया। आगे समझ में, याद रखने का तरीका क्या है, जब दोनों सेम हो तो जो सेम है उसके स्क्वायर को हटा दो, बाकी सब लिख दो। ठीक है, अगर मान लो दोनों सेम नहीं है तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, और जो दोनों हैं वो दोनों को यहाँ लिख दो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जड़त्वीय जो नियतांक है हमारे, उसको निकालने का तरीका। ये अगर मैट्रिक्स फॉर्म पूछते हैं तो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी। ठीक है, और अगर ये मान लीजिए आपको डायरेक्टली पूछ लेते तो ये डायरेक्टली इस तरह की फॉर्म इसकी बनेगी। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, एक बार फिर से देख लीजिए याद करने का तरीका। जो एक्स एक्स यानी कि दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब कैसी फॉर्म बनेगी, इस तरह की बनेगी, और जो सिमिलर वाला है एक्स इंटू एक्स उसको हटा दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए, बाकी लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम इसको आगे लिखते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन के बाद ये आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक निकाय में तीन समान द्रव्यमान m क्रमशः बिंदु a00, 0a0 और 00a पे स्थित है, इस निकाय के सभी जड़त्वीय गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा सिस्टम है, फटाफट करेंगे इसको, क्योंकि आपको अब समझ में तो आ ही गया सब कुछ। ये y है और ये z है, ये पॉइंट कौन सा होगा, a00, इस पे क्या पड़ा है, एक मास पड़ा है। ये पॉइंट कौन सा होगा, 00a, इस पे एक मास पड़ा है। ये पॉइंट कौन सा होगा, 0a0, इस पे एक m मास, सब पे क्या है, एक m मास पड़ा हुआ है। अब क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि इसके सारे के सारे जड़त्वीय जो नियतांक है वो निकालिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। क्या करना है, हमारे पास तीन मास है ना, तो तीन मास है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, आई एक्सेस क्या होता है, समीशन एम आई। ठीक है, एक्स को छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। ठीक है, तो निकालिए, एम आई का मतलब पहले इसको लीजिए, जैसे ही आप इसको लेंगे तो क्या हो गया, एम, है ना, इसको मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल, इसको मान लीजिए सेकंड पार्टिकल, इसको मान लीजिए थर्ड पार्टिकल। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का मास कितना है, m है। ठीक है, क्या लेना है, इसके y और z कंपोनेंट लेना, तो y और z कंपोनेंट कितने, 0 तो क्या हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट लीजिए, सेकंड कौन सा है, ये वाला m, इसका कौन सा लेना है, सेकंड वाले में y और z, क्योंकि x निकालना है, तो y कंपोनेंट कितना है, z कितना है, 0, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तीसरा लीजिए, इस i का समीशन का मतलब क्या, जितने हो उतने को लेना है, 4 होते तो 4 को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, y और z देखिए, तो y कितना है 0 और z कितना है a स्क्वायर, कुल मिलाकर कितना बनेगा, ये 0 बनेगा, यहाँ से ma स्क्वायर, यहाँ से ma स्क्वायर, तो कितना हो गया 2ma स्क्वायर। ठीक है, चलिए y कंपोनेंट, y में फर्स्ट पे चलिए, तो y का मतलब y को छोड़ के दोनों लेना है, x और z, तो x में कितना है a और इसमें कितना है 0, तो a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अगला m, अगले में क्या है, y को छोड़ना है तो y को छोड़ दिया, तो दोनों क्या है 0। अगले में चलिए, किसको छोड़ना है, y को छोड़ना है, तो y को छोड़ दीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे 0 स्क्वायर और a स्क्वायर, तो कुल मिलाकर कितना बना, ये भी 2m a स्क्वायर। अगला चलिए z कंपोनेंट क्या हो जाता है, z कंपोनेंट हो जाएगा, तो पहले पे चलिए,
पहले में जेड जेड यानी जेड को छोड़ के दोनों लेना है, एक्स और वाई लेना है। तो एक्स और वाई कितना है, ए स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर। अगला देखिए कितना है, जेड को छोड़ना है तो जीरो और ए, तो जीरो का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अगला देखिए क्या करना है, जेड को छोड़ना है तो कितना है, जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर। कुल मिलाकर फिर से कितना आ गया, 2ma स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम होंगे, कितना होगा, माइनस समीशन एम आई एक्स आई और वाई आई, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कर लीजिए। एम आई एम के लिए देखिए, फर्स्ट के लिए एक्स और वाई का मान कितना है, एक्स और वाई का ए इंटू जीरो, तो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है, ये फिर माइनस है, फिर माइनस एम। इसके लिए देखेंगे तो क्या होगा, एक्स और वाई में जीरो इंटू ए कितना होगा, फिर से जीरो, माइनस एम के लिए देखिए जीरो इंटू जीरो जीरो, तो कुल मिला के सारा क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। ऐसे ही अगर आप आगे देखते हो तो आई एक्स जेड और आई जेड एक्स वो भी कितना आएगा, जीरो। आई वाई जेड और आई जेड वाई वो भी कितना आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखिए इनमें से अगर आप कोई भी दो चीज लेते हैं तो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें जेड एक्स इंटू जेड करेंगे, तो एक्स इंटू जेड करो यहाँ से, ये एक्स इंटू जेड जीरो, ये एक्स इंटू जेड जीरो, ये एक्स इंटू जेड जीरो, फिर क्या करना है, वाई इंटू जेड, तो ये वाई इंटू जेड जीरो, ये वाई इंटू जेड जीरो, ये वाई इंटू जेड जीरो, तो इसका मतलब इसके कोई कोफिशिएंट दूसरे होंगे ही नहीं। तो अगर मैं इसकी ये बनाऊंगा क्या, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा, जे एक्स जे वाई जे जेड बराबर क्या हो जाएगा, अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है तो 2ma स्क्वायर, ये जीरो जीरो, फिर जीरो 2ma स्क्वायर, फिर जीरो, फिर जीरो जीरो 2ma स्क्वायर, और जो भी इसका ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि आपको पूछा गया था कि इसके जड़त्व भी क्या निकालिए, नियतांक निकाले, जड़त्व नियतांक हमने इस तरह से निकाल लिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जाता है और एग्जाम में आप लोग छोड़ के आ जाते हो, छोड़ना नहीं है। याद रखने का तरीका भी बड़ा सिंपल सा है कि सिमेट्रिक वाला है, यानी कि एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड है, तो क्या करो, जो आपका है उसको छोड़ दो, बाकी स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है। तो इनके किसको, जो इनके स्थिति सदिश है उनके क्या बोलते हैं इनको, बिंदुओं को, है ना। तो बिंदुओं को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट को, सॉरी, है ना, किसको कर दो, कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, यानी कि इनके निर्देश तंत्र के जो है उसके बिंदुओं को जोड़ दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए और देन उसके बाद सोल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने बीएससी का और 11th-12th का बहुत अच्छा टॉपिक देख लिया है, ठीक है। आगे का जो टॉपिक है रोलिंग मोशन, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके बाद हमारा रोटेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।